आज हम लोग पैथोलॉजी का एक और नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड। तो इसमें सबसे फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसे हम लोग बोलते हैं COPD। ठीक है, तो हम लोग आज सबसे फर्स्ट शुरू करेंगे COPD से, देन आफ्टर हम सारे डिजीज के बारे में पढ़ेंगे इसमें। तो COPD क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्टिव, क्रोनिक का मतलब समझ आ रहा है कि बहुत ही लंबे टाइम से मतलब जो बीमारी चलते आ रही है, ठीक है, उसको उस बीमारी को एक सीवियर कंडीशन में जाने में या फिर उसको साइन और सिम्टम्स शो करने में एक लंबे टाइम लग जाते हैं। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब ऑब्स्ट्रक्शन हो रखी है, मतलब कि जो एयर वे है, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का एयर वे है, उसमें कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो रखी है। ऑब्स्ट्रक्टिव हो गया। पल्मोनरी मतलब लंग्स से रिलेटेड, और डिजीज। ठीक है, तो फिर इसको हम क्या बोलते हैं? एयर फ्लो लिमिटेशन डैट आर नॉट फुली रिवर्सिबल। एयर फ्लो लिमिटेशन हो जाती है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं एयर फ्लो जो पाथवे है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, रुकावट आ जाती है। ठीक है, लेकिन ये रिवर्सिबल नहीं होता है, यानी अगर हम कितनी भी इसकी मेडिसिन दवाइयाँ ले लें, ये पूरी तरीके से पहले की तरह ठीक नहीं होगा। पहले जिस तरह हमारा लंग्स काम करता था, ठीक उसी तरह काम नहीं करेगा, फुली रिवर्सिबल नहीं होता है। ठीक है, ये क्रोनिक होता है। ठीक है, पार्शियल भी हो सकता है, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ एयर फ्लो, ये क्रोनिक होगा, ये तो हम लोग देख चुके हैं। पार्शियल या फिर कंप्लीट, ये हमारे एयर फ्लो जो भी है, ब्रोंक्यूल्स है, एयर फ्लो में क्या कहाँ कहाँ से एयर रेस्पिरेटरी एक्सचेंज होती है? ब्रोंक्यूल से होती है। ठीक है, एल्वोलाई डक्ट होती है, एल्वोलाई डक्ट, एल्वुलर डक्ट जिसे बोलते हैं, एल्वोलाई हो गया। ठीक है, ये एयर फ्लो में आती है, मतलब जहाँ से रेस्पिरेटरी एक्सचेंज होती है। ठीक है, इसमें 4 चीज़ें इंक्लूड हैं: इम्फाइसीमा, ब्रोंकेक्टेसिस, ब्रोंकियल अस्थमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ठीक है, इसमें 4 चीज़ें हैं। तो हम अस्थमा को मोस्ट प्रोबेबली इसमें COPD में कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि जो अस्थमा होती है वो रिवर्सिबल हो सकती है। ये रिवर्सिबल, यानी इसका जब हम ईयरली ट्रीटमेंट कराते हैं तो ये फिर ठीक हो जाता है अस्थमा। ठीक है, तो अस्थमा को एकदम स्ट्रिक्टली इस कैटेगरी में नहीं रखा गया है, लेकिन अस्थमा भी एक ऑब्स्ट्रक्शन डिजीज है, इसलिए COPD भी बोला जाता है इसे। ठीक है, लेकिन इसकी रिवर्सिबिलिटी की वजह से इसे COPD में कंसीडर नहीं किया जाता है। ठीक है, सबसे फर्स्ट है इम्फाइसीमा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एबनॉर्मल परमानेंट enlargement of air sac distal to terminal bronchioles and destruction of wall of dilated air space। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा जो एयरवे है, एयरवे में हम अभी 4 चीज़ों को बताए थे। एयरवे में ब्रोंक्यूल्स आता है, एल्वोलाइलर डक्ट आता है, एल्वोलाई आता है। ठीक है, ये 3 चीज़ें आती है। जब इसमें किसी तरह का डायलेशन हो गया, डायलेशन का मतलब कि जब इसमें कोई इस तरह से मतलब डायलेट करने का मतलब उसकी साइज में जब इंक्रीजमेंट आ गई है, या फिर उसके एल्वोलाई में साइज में इंक्रीज कर गया। ठीक है, तो उसमें अगर किसी तरह का डायलेशन आ गया है, टर्मिनल डिजिटल टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, यहाँ पे डिजिटल हो गया, इधर टर्मिनल हो गया, तो इसके ब्रोंक्यूल्स में कहीं हो रहा है, या फिर डिस्ट्रक्शन, इसका जो एल्वोलाई का वॉल है इसमें कहीं डिस्ट्रक्शन आता है, तो हम इसे इम्फाइसीमा बोलते हैं। ठीक है, अब इटियोपैथोजेनेसिस, कॉज क्या क्या है इसका? तो सबसे मोस्ट कॉमन कॉज है कि कोई टोबैको स्मोकिंग कर रहा है, एयर पॉल्यूटेंट, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। ठीक है, जैसे माइनिंग्स वगैरह में जो काम करते हैं, सिल्क इंडस्ट्री में काम करते हैं, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री वगैरह में जो काम करते हैं। इन्फेक्शन वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, जेनेटिकली इन्फ्लुएंस हो सकता है, जेनेटिकली भी हो सकती है। फैमिली का मतलब होता है कि जब एक जीन हमारा जेनेटिकली एबनॉर्मल हो, और जब हम लाइफ स्टाइल की वजह से दूसरा जो जीन है वो भी एबनॉर्मल हो जाता है, तब जाके इम्फाइसीमा होता है, तो उसे हम बोलते हैं फैमिली बोलते हैं। ठीक है, ड्यू टू अल्टरेशन, एक और चीज़ है इसमें कि जब अल्टरेशन हो जाती है बैलेंस ऑफ, पहला तो हम लोग देख चुके हैं कि हमारे सारी चीज़ें लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है। ठीक है, ये हमारे लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है, हम कैसे रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, किस जगह पे रह रहे हैं। ठीक है, दूसरा है कि जब अल्टरेशन हो जाती है बैलेंस ऑफ प्रोटीएजेज एंड एंटी प्रोटीएजेज इंजाइम, जो हमारे बॉडी में प्रोटीएजेज और एंटी प्रोटीएजेज इंजाइम है, उसमें अगर किसी तरह का बैलेंस नहीं रह पाता है, अल्टरेशन हो जाती है, उसमें किसी तरह का चेंजेज हो जाता है, तब भी ये चीज़ हो सकता है। तो इसमें सबसे मोस्ट कॉमन इंजाइम कौन सा है? अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, याद रखना होगा। सबसे मोस्ट कॉमन इसमें एंटी प्रोटीएजेज, ये एंटी ट्रिप्सिन क्या है? एक प्रोटीएज इंजाइम है, जो कि हम लोग गैस्ट्रिक में पढ़े होंगे। ठीक है, ट्रिप्सिन प्रोटीएज इंजाइम है, और एंटी लग गया तो इसका मतलब ये कौन सा इंजाइम होगा? एंटी प्रोटीएजेज।
ठीक है, ये एक एंटी प्रोटीएजेज एंजाइम है। तो इसमें क्या क्या हो रहा है कि अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन जो कि एंटी प्रोटीएज एंजाइम है, प्रोटीएज को इनहिबिट कर रहा है, यानी प्रोटीएज एंजाइम अपना जो काम करेगा उसको ही इनहिबिट करेगा, रोकेगा। जैसे हम प्रोटीएज एंजाइम क्या करता था, प्रोटीन का डाइजेशन करता था हमारी बॉडी में, तो उसको इनहिबिट कर देगा उस एंजाइम को। ये जो एंटी ट्रिप्सिन है वो इनहिबिट कर देगा, उसके काम को रोक देगा। ठीक है, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन एंटीट्रिप्सिन क्या है, एक ग्लाइकोप्रोटीन है सिंथेसाइज्ड बाय लीवर, लीवर से ये बनता है, प्रेजेंट इन सीरम, कहाँ कहाँ रहता है ये एंजाइम, सीरम में, हमारे ब्लड सीरम में, टिश्यू फ्लूइड में या फिर माइक्रोफेजेज में। ठीक है, ये चीज़ आप समझ रहे हो। एंटीट्रिप्सिन मतलब कि ये जो एंजाइम है, ये क्या करेगा, जो प्रोटीएज का फंक्शन है, प्रोटीएज एंजाइम का जो फंक्शन है उसको इनहिबिट कर दो, उसको रोक देगा। ठीक है, इनहिबिट प्रोटीएजेज को रोक देगा। मेनली इलेक्टेज एक एंजाइम होती है जो कि लंग्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसको ही इनहिबिट कर देगा, इस एंजाइम को इनहिबिट कर देगा। सीक्रेट बाय न्यूट्रोफिल्स ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन, और ये जो इलेक्टेज है कब ये रिलीज होता है, जब न्यूट्रोफिल्स के द्वारा रिलीज होता है, जब बॉडी में किसी तरह का या फिर लंग्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्फ्लामेशन हो रही है। इन्फ्लामेशन कब होती है, जब कहीं बाहर से कोई ये इन्फेक्शन आया हो या फिर केमिकल, तो उस दौरान इन्फ्लामेशन होती है हमारे लंग्स में। तो जब इन्फ्लामेशन होगी तो न्यूट्रोफिल्स जो है वो इलेक्टेज एंजाइम का रिलीज करेगा। ठीक है, और इलेक्टेज एंजाइम को इनहिबिट कौन करता है, इसके काम को रोकता कौन है, ये इलेक्टेज जो भी काम करता हो उसको रोकता कौन है, एंटीट्रिप्सिन। ठीक है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, मतलब उसके काम को इलेक्टेज जो है वो करता क्या है, हैज ए कैपेबिलिटी टू डाइजेस्टिंग लंग्स पेरेन्काइमा। इलेक्टेज क्या करता है कि लंग्स का जो पेरेन्काइमा है, पेरेन्काइमल लेयर है, उसको डिस्ट्रॉय करने लगता है। ठीक है, उसको डाइजेस्ट करने लगता है। ठीक है, उसको जब ये इलेक्टेज क्या है, क्योंकि एक प्रोटीएज एंजाइम है और लंग्स पेरेन्काइमा एक प्रोटीन से बना होता है, तो उसको क्या करेगा, ये डाइजेस्ट करने लगा। हम लोग को पता है प्रोटीएज एंजाइम हम लोग पढ़े थे डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो क्या करता था, प्रोटीन का डाइजेशन करता था। ठीक उसी तरह लंग्स पेरेन्काइमा का ये डाइजेशन करने लगेगा। तो इसके डाइजेशन को रोकता कौन है, अगर हमारे बॉडी में एंटीट्रिप्सिन है तो ये इसको काम ही नहीं करने देगा, इलेक्टेज एंजाइम को काम नहीं करने देगा, जिसकी वजह से लंग्स पेरेन्काइमा का डिस्ट्रक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब जेनेटिकली देखते हैं ये कैसा काम करता है। होमोजाइगस पेशेंट, इसमें एक लोकाई, ये मान लेते हैं हमारा क्रोमोजोम हो गया। ठीक है, ये क्रोमोजोम, यहाँ पे एक लोकाई, ठीक है, किसी क्रोमोजोम पे लोकाई पी आई है। ठीक है, पी आई, तो अगर इसमें किसी तरह का एबनॉर्मलिटी आती है, इसके जीन में किसी तरह का एबनॉर्मलिटी आती है, खराबी आती है, तब क्या होगा, मान लेते हैं कि नॉर्मल अगर हमें फिनोटाइप देना है, ठीक है, तो PIMM, इसमें क्या होगा कि एंटीट्रिप्सिन एक नॉर्मल अमाउंट में रिलीज होगा हमारे बॉडी में, जो कि इलेक्टेज को इनहिबिट करेगा, जिसकी वजह से लंग्स पेरेन्काइमा का डैमेज नहीं होगा। ठीक है, इसमें नॉर्मल जितना एक बैलेंस रूप में अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का रिलीज होगा। ठीक है, इसमें रिलीज होगा। लेकिन अगर एबनॉर्मल फेनोटाइप, जब यहीं पे ये हेमोजाइगस कंडीशन में काम करता है, ठीक है, होमोजाइगस कंडीशन में, रेसेसिव कंडीशन में, तो जब ये PIZ हो गया तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी हो जाएगा। यानी जब हमारे जीन में इस तरह का एबनॉर्मलिटी आ जाएगा, MM की जगह ZZ आ जाएगा, तो हमारे बॉडी में अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है कम बनेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्टेज एंजाइम जो होगा वो बहुत एक्टिव हो जाएगा और लंग्स पेरेन्काइमा को डैमेज करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब ये डिफिशियंसी होने से क्या होगा, इलेक्टेज जो है वो उसकी इंक्रीजमेंट हो जाएगी, वो इंक्रीज करने लगेगा, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन होने लगेगा। हम पहले ही बता चुके हैं ये क्या डिस्ट्रॉय करता है, डिस्ट्रक्शन करने लगा लंग्स पेरेन्काइमा का। ठीक है, लेकिन एक और कंडीशन होता है, हेट्रोजाइगस PIMZ रहे तो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये प्रोड्यूस नहीं करेगा, किसी तरह का क्लिनिकल सिम्टम्स नहीं प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, डिस्पिनिया नहीं होगा, कोई किसी भी तरह का क्लिनिकल सिम्टम्स जो है ये नहीं प्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्मोकिंग करना शुरू कर दिए, ऐसे कंडीशन में PIMZ अगर जीन है तो क्या होगा कि ये रिस्क होती है कि इसका जो एक और जो एम है वो जेड में चेंज हो सके। ठीक है, हाई रिस्क हो जाती है फिर डेवलपिंग एम्फाइसीमा। ठीक है, पैथोलॉजिकल चेंजेस, इसे पैथोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या आते हैं, लंग्स एपियर वॉल्यूमिनस, क्योंकि ये डायलेटेड हो गया ना, तो लंग्स की वॉल्यूम जो होती है वो इंक्रीज कर जाएगी।
ठीक है, लंग्स हमें बड़ा दिखना है, उसकी वॉल्यूम बड़ा दिखने लगी। पेल हो जाएगा क्योंकि कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का डिफिशियंसी हो सकती है। राउंडेड एजेज, अब इस मान लेते हैं लंग्स का ये शेप होती है, ठीक है, मुझे थोड़ा सा, लंग्स का ऐसे शेप होता है, लंग्स का ये शेप होता है, ठीक है। यहाँ पे एज लाइक होता है स्ट्रक्चर, मतलब एजेज होते हैं, कोना टाइप होता है। लेकिन जब ये डायलेट करेगा तो इसका शेप ऐसे लाइक हो जाएगा, मतलब एक मतलब राउंड टाइप, राउंडेड एज हो जाएगी, एज एकदम राउंड कर जाएगा, ठीक है। जो एजेज है वो राउंड हो जाएगा, डायलेशन हो जाए होने की, वॉल्यूम इंक्रीज करने की वजह से। माइल्ड केस में क्या होगा कि सिर्फ डायलेशन होगी, एयर सैक का यानी एल्वोलाई का डायलेशन होगा, उसका साइज इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। लेकिन सीवियर केस में प्रेजेंस ऑफ सब प्लूरल बुलेस, सीवियर केस में क्या होगा कि जो यहाँ पे प्लूरल मेम्ब्रेन जो होती है इसमें भी एयर सैक्स प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, एयर बबल्स लाइक, ठीक है, जिसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा रहेगा, ठीक है। ये सीवियर केस में होती है, उसमें भी सब प्लूरल स्पेस में भी बबल्स आ जाते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोपली जब माइक्रोस्कोप में उस लंग्स को देखेंगे तो हमें क्या क्या चीज़ें दिख सकती हैं। डायलेशन ऑफ एयर स्पेस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ सेप्टल वॉल ऑफ प्रेजेंट एकाइनस। एकाइनस क्या होता है कि गैसियस एक्सचेंज पार्ट को हम लोग एकाइनस बोलते हैं। लंग्स में हमारा जो गैसेस एक्सचेंज पार्ट है उसको एकाइनस बोलते हैं। एकाइनस में कौन कौन सी चीज़ें, कहाँ कहाँ से गैस एक्सचेंज होता है हमारे बॉडी में, तो ब्रोंक्यूल से, एल्वोलर डक्ट से और एल्वोलाई से। जब उसमें किसी तरह का डिस्ट्रक्शन आ जाए, उसके सेप्टल वॉल का मतलब होता है ये जो यहाँ पे जो वॉल है उसके वॉल में कोई किसी तरह का डिस्ट्रक्शन आ जाए, ये वॉल, इस वॉल को सेप्टल वॉल बोलते हैं, उसके वॉल में किसी तरह का डिस्ट्रक्शन आ जाए तब हम उसे एम्फाइसीमा का रूप दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्लासिफिकेशन क्या है, मैंने बहुत ही सिंपल वे में डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश की। नॉर्मल कंडीशन में क्या हो गया, ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हो गया, ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स हो गया, मतलब कि यहाँ से ट्रैकिया के बाद ये सीन शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़, तो ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हो गया। फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, यानी यहाँ से हमारा रेस्पिरेशन एक्सचेंज शुरू हो गया, यहाँ से CO2 बाहर आएगा और O2 अंदर जाएगा, यहाँ पे वो कंडीशन होगी, ठीक है। यहाँ पे एल्वोलाई है, ठीक है, ये एल्वुलर डक्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें जो टाइप है सेंट्री एकाइनर, ठीक है। सेंट्री एकाइनर में क्या होता है कि जो रेस्पिरेटरी जो ब्रोंक्यूल्स है, ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, इसमें डायलेशन हो जाती है। जब इसमें डायलेशन होती है तो उसे हम बोलते हैं सेंट्री एकाइनर, ठीक है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में जब डायलेशन होती है। ठीक उसी तरह पारासेप्टल में क्या होता है कि जब एल्वोलाई में जब डायलेशन हो जाती है तभी हम इसे बोलते हैं पारासेप्टल, ठीक है। इरेगुलर में क्या होता है कि जब यहाँ भी मतलब कहीं भी जो मतलब उसमें डायलेशन हो जाए, कहीं भी, यहाँ एल्वोलाई में भी हो जाए, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में भी हो जाए, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स ये है, ठीक है, और एल्वोलाइलर डक्ट में भी अगर डायलेशन हो जाए तो मतलब कहीं भी रेगुलरली कहीं भी हो, ठीक है। मिक्स्ड क्या होती है, मिक्स्ड होती है कि एक से ज़्यादा टाइप ऑफ एम्फाइसीमा प्रेजेंट हो, मतलब पारासेप्टल भी हो सकता है, सेंट्रीकाइनल भी हो सकता है, इरेगुलर भी, कोई भी मतलब एक से ज़्यादा एम्फाइसीमा प्रेजेंट हो उसे हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड, ठीक है। क्लिनिकल फीचर क्या है इसकी, अगर एम्फाइसीमा होगा तो क्या क्या चीज़ें शो हो सकती है हमारी बॉडी में, डिस्पीनिया हो सकती है, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, हाइपर रेजोनेंट एंड बैरल चेस्ट शेप हो जाती है। हाइपर रेजोनेंट का मतलब होता है कि हमारी लंग्स में बहुत तेज़ी से काम करेगा, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन लेगा, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, हाइपर एक्टिव हो जाता है, तो उस केस में हमारा जो चेस्ट रहता है वो बैरल शेप्ड का होता है, ठीक है, ऐसा उभार टाइप चेस्ट में हो जाता है, ठीक है, बैरल शेप्ड हो जाती है। कफ विथ स्कैंटी म्यूकाइड डिस्चार्ज, कफिंग भी होती है इसमें, लेकिन म्यूकस डिस्चार्ज भी आ सकता है, ठीक है। पेशेंट पिंक बफर्स होता है, याद रखिएगा, एम्फाइसीमा में पेशेंट पिंक बफर्स होता है। इसका मतलब हो गया कि उसके बॉडी में ऑक्सीजन तो प्रॉपर रहेगा लेकिन प्रेजेंट विथ टेकिपिनिया। टेकिपिनिया का मतलब होता है कि इंक्रीज पल्स रेट, ठीक है, उसका बॉडी में तो ऑक्सीजन प्रॉपर रहेगा लेकिन पल्स रेट इंक्रीज रहेगा, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं टेकिपिनिया, इसे पिंक बफर्स बोलते हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन में क्या हो सकता है, कोर पुल्मोने हो सकता है जिसमें राइट साइड हार्ट फेल्यूर हो सकती है, क्योंकि लंग्स हमारा प्रॉपर तरीके से अगर काम न कर पाए तो कहीं ना कहीं वो हमारे हार्ट पे इफेक्ट करता है और जिसमें राइट साइड हार्ट फेल्यूर हो सकती है, ठीक है। तो आज ये एम्फाइसीमा रहा। नेक्स्ट लेक्चर में COPD का एक और डिजीज के बारे में बताऊंगी। तो अगर आपको ये लेक्चर और नोट्स अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।